सो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे साथी, ठीक है। यह जो हमारी वीडियो होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है। आज का कैप्सूल क्लास जो होने वाला हमारा 28 है, यानी 28वां ये आप लोग का कैप्सूल क्लास होने वाला साथी, ठीक है। और पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। जो आप लोग के अंदर डर बैठा है कि आप लोग के लिए स्पेशल क्लास महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं, मैं फालतू वीडियो देख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी है तो आप लोग पहले से 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग का डाउट खत्म होगा मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है हम लोग ने मिलकर किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जो स्पेशल रेलवे के लिए बनाई गई मित्र, ठीक है। ये स्पेशल रेलवे के लिए बनाई गई बुक, इसी बुक से हमने पूरी 41 PYQ सेट, यानी जो 2019 से प्रश्न बने थे, जो पूछे गए थे आप लोग का एग्जाम में, वो सारे प्रश्न इंक्लूड हैं हमारे प्लेलिस्ट में। 88 पार्ट में कवर किया हमने, ठीक है। 88 पार्ट में कवर किया। ये हमारे आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियो हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 41 पीवाईक्यू सीरीज को हमने पूरी 88 पार्ट में कवर किया मित्र, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो है, आसानी से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से कवर किया मित्र, ठीक है। और एक एक क्लास आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान भाषा में, बहुत अच्छे भाषा में आप लोग को समझाएगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी चलते हैं इन क्लासों को अटेंड करते हैं। ये क्लास आप लोग को, ये क्लास पता है आप लोग को सुबह शाम दोनों टाइम मिलता है कैप्सूल क्लास आप लोग, ठीक है। और ये दोनों क्लास को अटेंड करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो हमारे मित्र भाई बहन चैनल पर नए हमसे जुड़े नहीं हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो घंटा होता है उसको दबा दें, कि जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र, ठीक है। चलते हम टाइम वेस्ट ना करते प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे और उत्तर भी देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में मित्र, ठीक है। तो इस पहले प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है, प्रश्न थोड़ा बहुत आप लोग को समझ आ रहा होगा। ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछे नहीं जाते, आप लोग को पता है, क्योंकि मैंने आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था ना, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को मैंने एनालिसिस किया ना, तो देखा किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे मित्र, ठीक है। जो सोचिए इस जब एसआई एग्जाम में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए, तो ये आप लोग का सिपाही भर्ती, इसमें कैसे हार्ड पूछेगा, ठीक है। थोड़ी सोच अपना बढ़ाइए मित्र, ठीक है। तो निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। तो पहला हमारा है सरोजिनी नायडू, दूसरा हमारा है राजकुमारी अमृत कौर, और सी आंसर हमारा है शीला दीक्षित, और डी आंसर हमारा है कस्तूरबा गांधी। मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, आप लोग का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। कितने मेरे भाई बहनों को आंसर पता था पहले से, वो कमेंट करेंगे। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा। भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है। भारत में जो विदेशी निवेश है उसको किस नाम से जाना जाता है। पहला आंसर हमारा है एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरा ऑप्शन हमारा है सीआईआई, भारतीय उद्योग परिसंघ। सी आंसर क्या हमारा एमडीआई, प्रबंधन यानी प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। और डी आंसर हमारा है एसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो मित्र लोग, भाई बहन लोग, बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और कोई भी हमारा साथी तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा। मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बता रहा हूँ, हर एक वनडे एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, जिसमें निगेटिव मार्किंग उपलब्ध हो उसमें तुक्का मत मारेगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग को सलेक्शन चाहिए, वर्दी से प्रेम है मित्र, तो आप तुक्का को भूल जाइए, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न और साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे मित्र लोग। आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर प्रश्न क्या है कि एनएनपी का जो संक्षिप्त रूप है वह क्या है। एनएनपी का जो संक्षिप्त रूप है वह क्या है मित्र। पहला हमारा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा हमारा है सामान्य राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा हमारा है निवल सामान्य उत्पाद, और डी आंसर हमारा है सामान्य निवल उत्पादन। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का, हमारे थर्ड प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। आसानी से आप लोग आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को समझा दे। बाकी इसी क्लास में ना सारे प्रश्नों को मैं रटवा दूंगा साथी, ठीक है। बस आप लोग जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग चलते रहे मेरे अनुसार मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। बोला है समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। यानी समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो मित्र पहला आंसर हमारा बोला है क्या 11वीं, दूसरा ऑप्शन हमारा 9वीं, सी आंसर हमारा है 12वीं, डी आंसर हमारा है 10वीं। तो मित्र लोग बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या होगा 11वीं आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को बहुत ही अच्छे से प्यार से देखिए आप लोग, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर है फिफ्थ
5th नंबर प्रश्न क्या मित्र, देखिए आप लोग अच्छे से। 5th नंबर प्रश्न हमारा बोला है कि भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के रहित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग कि भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के रहित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। पहला ऑप्शन हमारा है दूसरी, और दूसरा ऑप्शन हमारा है चौथी, और तीसरा ऑप्शन हमारा छठी, और चौथा हमारा ऑप्शन है पाँचवीं। तो मित्र बताने का प्रयास करिए कि भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला की हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग पहले को, यानी आप लोग का दूसरी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पर। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर मित्र, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग, और उत्तर देने का ना सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। सभी मित्र भाई बहन लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक कमेंट से ना बहुत हौसला मिलता है साथी, ठीक है। दिल से बोल रहा हूँ मित्र, ठीक है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट प्यार दिखाइए अपना, ठीक है। बाकी छठे प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, सरकार में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो बताने का प्रयास कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा है निरंकुश, पहला ऑप्शन हमारा निरंकुश है। दूसरा ऑप्शन हमारा है लोकतांत्रिक है। सी आंसर हमारा है राजतांत्रिक है। डी आंसर हमारा है अधिकारवादी है। मित्र बताने का प्रयास कीजिए कि सरकार में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा लोकतांत्रिक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाते मित्र, ठीक है। हमने 6 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, समझ में आ रहा है अच्छे से ना, बस वही चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो बता रहा हूँ साथी ना, सारे प्रश्न किरण पब्लिकेशन की बुक से इंक्लूड है साथी, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा आप लोग, नहीं तो एग्जाम आपको पक्का हल्के में मिलेगा, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। सरल तो एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, लेकिन थोड़ा हिंट आप लोग को देना भी आप लोग को बहुत ही जरूरी मित्र, ठीक है। पढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न को। बोला है शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न अनुआंशिक इकाइयों के बीच बट जाती है। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि सामंतवाद है, संघवाद है, कुलीन तंत्र है, और डी हमारा लोकतंत्र है। तो मित्र बताने का प्रयास कीजिए कि शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था केंद्र प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाता है। तो इसका जो हमारा प्यारा आंसर आप लोग का संघवाद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर आप लोग को मार देंगे बी को आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो आसान शब्दों में आप लोग समझ गए अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। आज का प्रश्न होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पे। आज का प्रश्न है 8 नंबर। तो मित्र लोग 8 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। 8 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति कोनम्र कर दिया जाता है। यानी निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति कोनम्र कर दिया जाता है। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन हमारा बोला है परिहार, पहला ऑप्शन हमारा परिहार। दूसरा हमारा है लघुकरण। तीसरा ऑप्शन हमारा है प्रविलंबन, ठीक है। और डी आंसर हमारा है मित्र स्थगितकरण। मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है। तो इसका हमारा प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा लघुकरण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर क्या हमारा बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमारे साथी कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मित्र भाई बहन लोग अच्छे से हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न क्या बोला साथी, ठीक है। देख रहे हमारा जो संविधान का प्रश्न पूछा ना, मैंने अभी बताया आप लोग का संविधान का प्रश्न है। प्रश्न को देखते बता देंगे आप लोग किस किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे गए। अगर आप लोग वो 88 पार्ट को कवर कर लेते हैं जो मैंने PYQ बताए हैं मित्र, ठीक है। अगर PYQ को आप लोग कवर करेंगे आप लोग को पहले से हिंट पता चलेगा नहीं कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। आप लोग का अनुभव पहले से मिल जाएगा साथी। इसलिए बोलता हूँ PYQ को अच्छे से हल कर लीजिए। और सारे PYQ जितना PYQ पूछा गया RPF कांस्टेबल मित्र, सारे मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। उस 88 पार्ट में सारी वीडियो देख लेना, आप लोग एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा अलग से ही कि, ठीक है। तो बाकी इस 9वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वह किस देश ने लिया,
किस देश से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा है आयरलैंड, पहला आंसर हमारा आयरलैंड, दूसरा हमारा है यूएसए और सी ऑप्शन हमारा है कनाडा और डी आंसर हमारा है ऑस्ट्रेलिया। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है मित्र। ठीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, यूएसए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लिए हमने इस 9वें प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया मित्र। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 10th नंबर। क्या है 10th नंबर प्रश्न मित्र, क्या बोला है आज का 10th नंबर प्रश्न बोला है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है राष्ट्रपति, दूसरा हमारा है लोकसभा, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा प्रधानमंत्री और डी आंसर हमारा है लोकसभा के अध्यक्ष। तो मित्र लोग बताने का प्रयास कीजिए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र, बताने का प्रयास करें सभी हमारे साथी। इसका प्यारा आंसर आप लोग का लोकसभा हो जाएगा। क्या होगा, लोकसभा इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। तो ये कितने मेरे भाई बहनों को आंसर पता था पहले, सो कमेंट करेंगे मेरे प्रिय मित्र भाई बहन। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में, देखते हैं अगले प्रश्न को क्या होने वाला है। आज का प्रश्न नंबर है 11th नंबर। तो 11th नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग और उत्तर भी देने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है लोकसभा, लोकसभा की जो अध्यक्ष है मत का कहलाता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत है वो क्या कहलाता है, ये आप लोग को बताना है और आसानी से आप लोग बता भी सकते हैं मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, आप लोग आसानी से बताने का प्रयास कीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है। तो पहला निर्णायक का मत कहलाता है, क्या कहलाता है, निर्णायक मत कहलाता है। दूसरा हमारा ध्वनि मत कहलाता है, यहाँ पर सी आंसर हमारा है प्रत्यक्ष मत और डी आंसर हमारा है अप्रत्यक्ष। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा निर्णायक मत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द ग्रेट आंसर, राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आसान शब्द में आप लोग को मैंने समझा दिया। पहला आंसर को टिक मार देंगे आप लोग। ठीक है, क्या पहला आंसर हमारा टिक हो जाएगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 12th नंबर। तो 12th नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपका 12th नंबर प्रश्न बोला है, प्रश्न 12th है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विव सदन विधायिका नहीं है। क्या बोला है, द्विव सदन विधायिका नहीं है। तो मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विव सदन का जो विधायिका वो नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है मध्य प्रदेश, पहला ऑप्शन हमारा है मध्य प्रदेश, दूसरा हमारा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा हमारा है बिहार और डी आंसर हमारा है उत्तर प्रदेश। तो मित्र भाई बहन अच्छे से बताने का प्रयास करिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विव सदन विधायिका नहीं है। ठीक है, द्विव सदन विधायिका नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा पता ना आप लोग को, मध्य प्रदेश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा मित्र। अच्छे से आप लोग क्लियर किए। ठीक है, देख लिया हमने 12 प्रश्न को बहुत आसान शब्दों में कवर किया। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर, यानी आप लोग का 13वां प्रश्न मित्र। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं मित्र। ऑप्शन हमारा क्या बोला। ठीक है, तो प्रश्न पूछा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत से नागर या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है। तो मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करिए आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत नागर या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है। तो पहला हमारा है मोहनजोदड़ो, पहला हमारा है मोहनजोदड़ो, पहला ऑप्शन हमारा मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन हमारा कालीबंगा और सी आंसर हमारा है मिताथल और डी आंसर हमारा लोथल। तो मित्र लोग बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होना है। इसका जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बता देंगे आप लोग। क्या होगा पता ना, मोहनजोदड़ो आप लोग को दिख रहा होगा, मोहनजोदड़ो इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी मित्र भाई बहन अपन चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पे। आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर, यानी आप लोग का 14वां प्रश्न है। तो 14वां प्रश्न को बहुत अच्छे से देखते हैं हम। ठीक है, प्रश्न क्या बोला हमारा आज का, तो प्रश्न नंबर 14 बोला है कि तक्षशिला हमारा विश्वविद्यालय है वर्तमान में किस देश में स्थित है। जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है वर्तमान में पूछा है इस समय प्रेजेंट टाइम वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित साथी बताने का प्रयास कीजिए। तुक्का मत मारिएगा आप लोग। ठीक है, मेरी बात को गंभीरता सुनिए, तुक्का मत मारिएगा आप लोग साथी। ठीक है, तो पहला हमारा पाकिस्तान है, दूसरा हमारा नेपाल है, सी ऑप्शन हमारा बांग्लादेश है और डी आंसर मित्र हमारा क्या है, डी आंसर हमारा क्या बोला है, भारत है। तो बताने का प्रयास कीजिए कि तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वर्तमान में किस देश
में स्थित है, किस देश में, किस कंट्री में स्थित है। तो मित्र लोग बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, पाकिस्तान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द ग्रेट आंसर मित्र हो जाएगा साथी। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर कर लिए आप लोग। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है, पाकिस्तान में मित्र। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 50 नंबर, यानी आप लोग का 15वां प्रश्न मित्र। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या बोला है कि हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए हमारा युद्ध से प्रश्न पूछा और हिस्ट्री का मेन टॉपिक है आप लोग का, जो युद्ध से प्रश्न पूछा जाता है मित्र। ठीक है, इसको बहुत ही दिमाग से आप लोग पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग बहुत रिपीट होते रहते हैं साथी। ठीक है, यानी हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, ठीक है, मैसूर युद्ध हो गया, पानीपत का लड़ाई हो गया मित्र। ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग का टॉपिक। ठीक है, यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किन दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, किन दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया था मित्र, ये सभी बताने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा जो है अकबर तथा महाराणा प्रताप, अकबर तथा महाराणा प्रताप पहला ऑप्शन। दूसरा हमारा अकबर तथा हेमू, जो अकबर तथा हेमू ये अपना एक किसमें लड़ा था पता पानीपत में। पानीपत का जो हमारा युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, पानीपत का जो हमारा युद्ध हुआ था मित्र ना, उस युद्ध में हमारे यही दो सैनिक लड़े थे, यानी आप लोग का अकबर तथा हेमू मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग। बाकी हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा है बाबर तथा राणा सांगा, और डी आंसर हमारा है बाबर तथा लोधी साम्राज्य। ठीक है, यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध किंदु सेनाओं के बीच लड़ा गया था, तो इसका पहला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, अकबर तथा महाराणा प्रताप आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आसान शब्द में आप लोग समझ गए। बाकी जो अकबर तथा हेमू था वो पानीपत की लड़ाई में लड़े थे वो दोनों युद्ध में। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। बाकी मित्र भाई बहन अच्छे से चलते हैं स्टेप बाई अगले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा पूछा है आज का 16वां प्रश्न। ये भी हमारा देखिए, ये भी प्रश्न हमारा हिस्ट्री का ही पूछा है, क्योंकि हिस्ट्री से प्रश्न आप लोग के इंपॉर्टेंट बनते हैं मित्र। ठीक है, और अभी बौद्ध धर्म का प्रश्न है, और बौद्ध धर्म के प्रश्न आप लोग के महत्वपूर्ण होते हैं, रिपीट भी होते हैं मित्र। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, यानी गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, सारनाथ में लिया था। पहला ऑप्शन सारनाथ में लिया था, या दूसरा ऑप्शन कुशीनगर में, या पटना में, या वाराणसी में। तो मित्र लोग बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग बता देंगे कुशीनगर में लिया था। कहाँ पे, कुशीनगर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, यानी 16वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाएगा कुशीनगर मित्र। ठीक है, तो मार देंगे कुशीनगर को टिक, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर है 17 नंबर। तो इस 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि आमूर का जो किला है, आमूर का किला फेमस किला है मित्र। ठीक है, यानी आमूर का जो किला है वह किसने बनवाया था मित्र, आमूर का किला किसने बनवाया था। तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि आमूर का जो हमारा किला हुआ किसने बनवाया था। पहला हमारा महाराणा प्रताप जी ने, पहला महाराणा प्रताप जी ने, दूसरा राजा मान सिंह ने, और सी आंसर हमारा है उदय सिंह ने, और डी आंसर हमारा है अकबर ने। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि आमूर का किला किसने बनवाया था। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर आप लोग का बता देंगे आप लोग, राजा मान सिंह आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मित्र हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अभी तक जुड़े होंगे मेरे साथ। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना साथी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक से लिया गया मित्र। ठीक है, तो बोला है आज का 18 प्रश्न, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का में स्थित है। जो हमारा बैरन द्वीप है वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा इटली, दूसरा हमारा भारत, यानी पहला हमारा इटली, दूसरा हमारा भारत, तीसरा हमारा पाकिस्तान, और चौथा हमारा होगा क्या, चौथा हमारा है ऑस्ट्रेलिया मित्र। ठीक है, यानी बताने का प्रयास कीजिए कि बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, बताने का सभी साथी प्रयास करिए ना आप लोग। किस देश में स्थित है, कहाँ पे, भारत में। क्या होगा, भारत आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, यानी आप लोग का भारत में स्थित है हमारा बैरन द्वीप, जो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो बता देंगे आप लोग भारत को। भारत आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पे। आज का हमारा 19वां प्रश्न है। ठीक है, 19वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न नंबर 19 बोला है कि एक जल संयोगी स्ट्रेट क्या है, एक जल संयोगी स्ट्रेट क्या है मित्र। बताने का प्रयास करिए आप लोग कि इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा बोला है कि दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा था। दूसरा ऑप्शन क्या हमारा, दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय। सी ऑप्शन को देखिए, भूमि एक जल निकाय का गहरा प्रवेश। डी आंसर हमारा है इनमें से कोई नहीं मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए कि एक जल संयोगी स्ट्रेट क्या है, दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि
कि एक संकरी पट्टी, दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय, भूमि में एक जल निकाय का गहरा प्रवेश और इनमें से कोई नहीं। तो मित्र बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा पता ना आप लोग का? राइट आंसर हो जाएगा दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला मित्र, ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न क्या है? आज का हमारा 20वां प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग, और उत्तर सभी साथियों को देना अनिवार्य मित्र। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज के 19वें प्रश्न को। 20वें प्रश्न को बोला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा देश है जो भूमि बंद देश है? भूमि बंद देश है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला साथी, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे साथी। ठीक है, तो बाकी देख सकते हैं, पहला हमारा भारत है, दूसरा हमारा स्विट्जरलैंड है, सी आंसर हमारा है पाकिस्तान, डी आंसर हमारा मलेशिया। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा आप लोग का स्विट्जरलैंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, यानी आप लोग का बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। तो देख लिए मित्र, ठीक है, हमने पूरे 20 प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीटली डिटेल से आप लोग को बता दें। तो मित्र आप लोग को वीडियो कैसा लगा, सभी मित्र भाई बहन जो भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन, ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी ना, तो एक लाइक और कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करता है, बाकी बेल आइकन को प्रेस करके और अपने सभी साथियों को शेयर करता है वीडियो। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मित्र। ठीक है, आपके अनुसार आपके दिल जो बोलेगा वो आप लोग करना मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है शाम को सुबह को मित्र आप लोग को पता है, आप लोग टाइम टेबल जान लीजिए 10 से 11 बजे के बीच में, ये हमारा मॉर्निंग समय है। मॉर्निंग में हमारा एक कैप्सूल क्लास मैं आप लोग को डेली देता हूँ, एक कैप्सूल क्लास मैं डेली देता हूँ। क्या 10 से 11 बजे 10 से 11 बजे के बीच में डेली वीडियो अपलोड होता है। एक कैप्सूल आपको पक्का मिलेगा मित्र। ठीक है, यानी मॉर्निंग समय, और आप लोग को नाइट समय यानी आप लोग का शाम इवनिंग का समय मित्र हमारा इवनिंग समय 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में एक कैप्सूल क्लास आप लोग को मिलेगा, उसको भी आप लोग को अटेंड करना मित्र। ठीक है, यानी आप लोग को सुबह शाम एक कैप्सूल कुछ गर्म पानी से लेना। आप लोग को पता है ठंडी चल रही है आप लोग को, ठीक है, तो गर्म पानी से एक कैप्सूल क्लास को अटेंड करना मित्र। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास आप लोग। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। आज इस समय ना आप लोग जहाँ पे मिले ना प्रश्न तहाँ पे निचोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, वहाँ से याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग पता है 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है मित्र। ठीक है, आप ही लोग सोचिए कितनी गंभीरता वाली बात है। ठीक है, वैकेंसी तो आ नहीं रही है, और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी यानी रेलवे की वैकेंसी जल्दी आती नहीं मित्र। ठीक है, अब आप लोग का इसमें समझ लीजिए ना गोल्डन समय चल रहा है आप लोग का। ठीक है, कि आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल रही है। उन बच्चों से पूछिए जो बच्चे का एज आउट हो चुके हैं और उनको वैकेंसी नहीं देखने को मिली साथी। ठीक है, उनको कितना बुरा लगा होगा मित्र। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ी मेहनत कीजिए। और आप लोग को पता है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होता है मित्र ना, नॉर्मल होता है, इसका थोड़ा फीस का थोड़ा हार्ड होता है, बाकी एग्जाम नॉर्मल होता है। थोड़ी बेसिक कंसेप्ट आप लोग को तैयार रहना चाहिए बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मात्र 3 सब्जेक्ट है ना, जीके है, मैथ है, रीजनिंग, मात्र 3 सब्जेक्ट है। जीके जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जीके से मैं इतना अच्छे से बता दूंगा आप लोग को ना, वैसा आप लोग कोई बताएगा नहीं मित्र। ठीक है, मैं जितना बताता हूँ मित्र ना उतना आप लोग पढ़ लेंगे ना, बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग को मैं PYQ प्रैक्टिस सेट कैप्सूल क्लास आपको बढ़िया से दे रहा हूँ मित्र। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट अच्छे से लगा सकते हैं मित्र। ठीक है, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी मैथ में आदित्य रंजन सर की क्लास देख सकते हैं, मैथ में आदित्य रंजन सर की क्लास देख सकते हैं। मैथ के लिए बेस्ट टीचर माने जाते हैं आदित्य रंजन सर। ठीक है, उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जामपुर है, ठीक है, एग्जामपुर से भी अपना अच्छे से क्लास अटेंड कर सकते हैं विवेक सर से, यानी और आदित्य रंजन सर भी है, और वो क्या अंकित भाटी सर भी है। ठीक है, रवा से उनसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाए मित्र। ठीक है, कहीं भी पढ़ने का मन करे आप लोग पढ़ सकते हैं मित्र। ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजी के लिए सब बता दिया आप लोग का, जो आप लोग का स्ट्रेटेजी का पोर्सन होता है मित्र। ठीक है, और आप लोग नवीन सर से पढ़ सकते हैं मित्र। ठीक है, वो भी आप लोग के लिए बहुत बेस्ट टीचर है। ठीक है, तो टीचर की कमी नहीं है मित्र। ठीक है, आप लोग को जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी जो है प्रैक्टिस सेट कैप्सूल क्लास आप लोग को रटवा दे रहा हूँ, उसको रट लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। आज का कैप्सूल क्लास 28 था, हम जल्दी मिलेंगे 29वें पार्ट में। ठीक है, तो यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।